हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका सैनिक जेट फाउंडेशन की ई प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको आज थंबनेल दिख ही गया होगा कि अपने किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो अपने विषय है जेट आंसर की 2023 पर कुछ सवाल है, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे, है ना। सवाल कैसे हैं कि आपको सबको पता ही है कि कल जोधपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है, तो उसमें कुछ त्रुटियां हैं, यानी कुछ गलतियां मान रहे हैं और स्टूडेंट के काफी कॉल भी आ रहे हैं कि सर क्वेश्चन में डाउट है और हमने ये पढ़ा है और यूनिवर्सिटी ने ये माना है, तो कहीं ना कहीं उसमें पेच फंसा हुआ है स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में। और कल से काफी कॉल भी आ रही है, सर इसका कुछ क्या होगा कि नहीं होगा, तो उसी विषय पर आज अपने चर्चा करने वाले हैं। देखो भी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच में जो पेच है वो अपने एक ही उसका एक चारा है कि अपने पास कोई ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स अपने पास क्या होना चाहिए, तो देखो भी ऑथेंटिक सोर्स अपने पास एक ही है, आरबीएससी की बुक, यानी कि राजस्थान बोर्ड की जो आपकी 11th-12th की बुक चलती है वही सोर्स है आपके पास। उसके बेस पे ही अपने जो ऑब्जेक्शन है वो उठा सकते हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारा मसाला है, किसी के नोट्स है या तो मेरे नोट्स मान लीजिए, हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स मान लीजिए, या कोई अन्य बुक मान लीजिए, कोई अच्छा राइटर है, तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि मान्य क्या होगा, जो बोर्ड में बुक्स चलती है वही मान्य है। तो उसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं कि जेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें 3-4 क्वेश्चनों में बड़ा डाउट है, और पहले डाउट ही था वो, है ना। वो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी पे ही छोड़े थे कि इनका क्वेश्चन क्या मानती है, और एक ऑल ओवर आइडिया होता है और वो आइडिया लगभग स्टिक ही बैठता है ना। वो स्टिक नहीं बैठा है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाँ जी, पहला क्वेश्चन जो अपना है वो देखो जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, यही फंसा लिया यूनिवर्सिटी ने। कैसे फंसा है, देखो क्वेश्चन ही पढ़िए। हे चारा में नमी की मात्रा कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन ये है ना। अपने सभी स्टूडेंट यही पढ़ते हैं या टीचर लोग भी आपको यही पढ़ाते हैं कि हे में नमी की मात्रा 14 से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सूखा संरक्षित चारा है, सीधी सी बात है। अब भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ऑप्शन आपके सामने थे पेपर में, 17 से 20%, 20 से 23%, 25 से 26% और 30 से 32%। कोई बात होगी, देखो भी ये आंसर तो इनमें से कहीं है ही नहीं। 14 से 15 तो है ही नहीं, या 15% है ही नहीं। अब आप नियर बाई देखिए तो नियर बाई जो आपका स्टिक आंसर बैठता है वो 17 से 20% बैठता है, और लगभग 99% स्टूडेंट, यानी मैं कह सकता हूं 100% स्टूडेंट अगर अच्छे से पढ़ के गए हैं तो वो 17 से 20% करके आए हैं बिल्कुल, क्योंकि नमी इससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए जी। अब आपकी यूनिवर्सिटी ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसमें उसने जो राइट आंसर माना है वो बी ऑप्शन इज राइट माना है। कहने का मतलब वो कह रही है कि 20 से 23% के बीच में नमी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब भाई इस पे ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठता है। ऑब्जेक्शन कैसे उठाएंगे अपने, तो देखो भी 11th की बुक है, 11th की बुक में पशु का एक पशुओं से रिलेटेड एक चैप्टर है ना, पशु पोषण या पशु आहार से रिलेटेड है। उसमें हे और साइलेज का एक टॉपिक दिया गया है, विद आपके प्रूफ है, मैंने यहाँ फोटो भी लगाई है, देखो, है ना। तो उस हे वाला जो पॉइंट है उसके अंदर हे वाले में कहीं नहीं लिखा है कि नमी की मात्रा इतनी % होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अपने क्या किस बेस पर बात करें, देखो भी उसने एक छोटा सा कंपोजिशन दे दिया अपने को एग्जांपल के तौर पे। कंपोजिशन क्या दिया है, देखिए आप पेज नंबर जब खोलोगे 168 सॉरी 168 नंबर 11th की जो आरबीएससी की बुक है, बोर्ड में चलती है ना, उस वो खोलोगे तो 168 पेज नंबर पे आपको दिखेगा हे बनाना, यानी कि हे मेकिंग। हे मेकिंग की डेफिनेशन आ गई हो तो कोई बताने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, अपने पॉइंट पे ही बात करते। इसने एग्जांपल लिखा है, एक ही घास और उसी की बनी है का रासायनिक संगठन क्या होगा, इस बेस पे ही बात करेंगे। भाई उसने ऑल ओवर एग्जांपल दे दिया, अपने को एग्जांपल दे दिया कि कोई घास है, घास से बनी हुई है, उसका जो कंपोजिशन है यानी कि संगठन है वो इस प्रकार से होना चाहिए। तो देखो ये हरी घास है, हरी घास तो आपको पता है होगी नहीं, इससे बनाएंगे अपने, बनाएंगे तो जो सूडान की है बनी हुई है, इसमें जल की मात्रा का मीन्स हो गया नमी कितनी % होनी चाहिए, तो भाई साहब यहाँ 11% होनी चाहिए। आप क्या मान रहे हो, देख लीजिए, आप 20 से 23% मान रहे हो। तो क्या ये बात यूनिवर्सिटी के गले उतर रही है, स्टूडेंट के गले उतर रही है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके गले उतर रही है ना। तो कंपोजिशन के हिसाब से राइट आंसर क्या होना चाहिए, 11%। 11 वही आ गया जी, ऑल ओवर बात करें तो नियर बाई आंसर मिलेगा, तो 14 से 15% के बीच में होना चाहिए। 14 से 15% आपने नहीं दिया तो इसको तो मानिए। आपकी 11th की बुक देखिए, 11th की बुक क्या कह रही है ना। या तो आप ऐसा कोई मैटर दीजिए जहां आप मान्य करें कि हाँ यही मान्य होगा, आरबीएससी मान्य नहीं होगी। तो
कोई तो सोर्स है, हम अपने इसी सोर्स के बेस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्शन लगाओ आप, बिल्कुल ये ऑब्जेक्शन बनता है आपका, और जो बच्चा ऑब्जेक्शन लगाएगा ध्यान रखिए उसी को बेनिफिट मिलेगा जी, या तो क्वेश्चन डिलीट होगा या उसी बच्चे को बेनिफिट मिलेगा जो ऑब्जेक्शन लगाएगा जी। मेरा मानना तो यह है कि ये जो यूनिवर्सिटियां हैं या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डाउट होते हैं, डिलीट होते हैं, हर बार इनका यही हाल रहता है। और मैं कहता हूं एग्रीकल्चर जो सेक्टर का इतना बेड़ा गर्क है, सुपरवाइजर या आपके जेट मान लीजिए, आप पेपर बना रहे हो, बच्चों का पेपर ले रहे हो, और उसमें आपकी रूटियां आ रही है, उसमें आपकी गलतियां आ रही है, आप बाद में क्वेश्चनों को डिलीट कर रहे हो, कहां आपकी पारदर्शिता है। मैं आप अब यूनिवर्सिटी से एक बात पूछना चाहूंगा, कहां पारदर्शिता है, क्या बच्चा क्या मैटर पढ़े। अब आईसीआर कुछ ही मानता है, अब सेम क्वेश्चन आ जाए आईसीआर कुछ और ही मानेगा, उसकी अलग ही कहानी है। और मानना किसका चाहिए, आईसीआर का मानना चाहिए, उसके अंडरटेकिंग काम करते हैं सारे के सारे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर, ऑल ओवर सेक्टर को जो डील करता है वो आईसीआर करता है, और आईसीआर के डाटा सारे फुले करते हैं अपने, है ना। अब यूनिवर्सिटी है, अब अपने लेवल पे एग्जाम लेती है तो वो अपना ही मानती है, वो अपना ही ढिंडोरा अलग ही पीटती है, अपना ढिंडोरा अलग ही पीटती है, वही बात यहाँ है ना। अब क्या करें इसका, अब अपने तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी पे छोड़ते हैं, अगर वो पारदर्शिता रखेगी, अच्छा उनके पास एजुकेशन है, अच्छी अगर पारदर्शिता या स्टूडेंट के हित में सोचेगी तो ये राइट मानेगी जी, या बच्चों को बोनस देगी। डिलीट करेगी तो वो अपना देखे जी, अब क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी है दादागिरी करेगी तो करेगी, अपने कुछ नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगाइए। अब एक ऑथेंटिक बात और करता हूं, अब लिख तो दिया उन्होंने 20 से 23, अब 169 नंबर पेज पर देखिए, 169 नंबर पेज पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक हे बनाने का मेथड है, वो देखिए हे बनाने का कौन सा है, बर्न ड्राइंग मेथड, यानी कि अपने जो हे बनाते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से, तो वहां क्या है कि हे को कृत्रिम रूप से सुखाया जाता है ड्रायर के द्वारा। तो वो क्या कह रहा है, ये लाइन पढ़िए, मैं सीधा लाइन पे जाऊंगा। जल की मात्रा 25% सस्यागार में आते समय, यानी कि आप जहां हे का निर्माण कर रहे हो वहां आते समय हो, क्योंकि इस विधि में अधिक खर्च होगा। देखो भाई ये एक बर्न मेथड है, ड्राइंग मेथड है, ड्राइंग मेथड है। तो ये क्या कह रहा है कि इस मेथड से अगर आप हे बनाते हो तो आप फील्ड में ही, आप जिस फसल से हे बना रहे हो फील्ड में ही उसकी 25% तक नमी कर दीजिए, उसके बाद आप उस सस्यागार तक लेके आइए। अगर आप नमी ज्यादा रखोगे उसके अंदर तो आपका जो कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई 25% तो कहां गले उतर रही है बात, तो ये मान रहे 20 से 23%। हे में नमी कितना होना चाहिए, 14 से 15%, हमने तो यही पढ़ा है, बच्चों को यही पढ़ाया है ना। तो इस पे आप रेट लगाइए जी, बिल्कुल मैं कहूंगा सभी बच्चे इस पे रेट लगाइए, और विशेष ध्यान दीजिए उन्हीं बच्चों का राइट आंसर ये माना जाएगा जो बच्चे इस पे रेट लगाएंगे या ऑब्जेक्शन उठाएंगे, विशेष ध्यान रख लेना। तो ये सोर्स है आपके पास, रेट लगाइए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मवेशियों में मलाशय के तापमान, नाड़ी की दर और श्वसन दर। क्वेश्चन क्या है, मवेशियों में मलाशय के तापमान, नाड़ी की दर और श्वसन दर का सामान्य मान क्या है। देखो जी, क्वेश्चन आया था जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन हमने तो डाउट में डाल दिया था, अब तो यूनिवर्सिटी पे छोड़ देते हैं वो क्या माने है कि मानती है। ऑल ओवर अगर अपने देखें तो देखो भाई ये अंक तालिका या तालिका दी गई है, टेबल दी गई है जो 11th क्लास में पशु स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है, इसमें पशु स्वास्थ्य वाले चैप्टर में देखा होगा आपने, बॉडी टेम्परेचर वाली एक टेबल बनी हुई है, और पशुओं की जातियां उनमें रेस्पिरेशन दर, श्वसन दर यानी कि प्रति मिनट श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट कितनी होनी चाहिए वो टेबल दी गई है उसके अंदर, और जो पल्स रेट है, नाड़ी गति है, वो कितनी होनी चाहिए वो दी गई है उसके अंदर। तो उसके साथ अपने मैच कर लेते हैं ना, मैच करते हैं तो राइट आंसर क्या बैठता है। देखो जी, अब यूनिवर्सिटी ने जो राइट आंसर माना है वो ए ऑप्शन राइट माना है। वो कह रही है यूनिवर्सिटी कि जो पशुओं का जो बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए 101.6 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी उनकी, इतना ही होता है, इसके आसपास होता है, कहीं ना कहीं आप टेबल में भी देखोगे तो ये देखिए रहा गाय व भैंस में बॉडी टेम्परेचर तो 101.5 डिग्री फारेनहाइट है। तो पॉइंट का कोई वो इतना ज्यादा मेजर रोल नहीं रहता है कि आप एक आधा अंक ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, मान लिए। अब दूसरा आप देखिए, दूसरा स्टिक बैठता है कि नहीं बता। श्वसन दर कह रहा है कि 60 जो प्रति मिनट उसकी होनी चाहिए श्वसन दर। तो श्वसन दर वाले कॉलम में चलते हैं, तो देखो श्वसन दर जो है गाय भैंस की वो कितनी है, सॉरी नाड़ी गति की बात कर रहे हैं, सॉरी मैं वापस रिपीट करूंगा, नाड़ी गति कितनी कह रहा है 60 मिनट, है ना। तो नाड़ी गति वाले पे चलते हैं, तो देखो ये है 40 से 50, यहां कितना लिखा है 60, 10 का तो सीधा ही अंतर आ गया है। तो गागो बीपी को ज्यादा थोड़ी बढ़ गयो, है ना, कोई तो उसका
क्राइटेरिया होगा, रूम टेम्परेचर पे वो उसको मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं टेम्परेचर को, श्वास दर को? कोई तो थेटिक होगा, आप जो चाहे वो लिख रहे हो। बच्चा कहां से कहां पढ़े बताओ? आपके कोई तो विश्वास पात्र मैटर होना चाहिए जहां से बच्चा पढ़ाई करे और आपके इन क्वेश्चनों का आंसर दे सके। आप बच्चे का सिलेक्शन करवा रहे हो, यूनिवर्सिटी से मैं पूछना चाहूंगा, बच्चे का आप सिलेक्शन करवा रहे हो या आप पेपर ले रहे हो, उसको एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हो, तो उसके पास ऐसा मैटर होना चाहिए जिसपे वो आपके सवालों पे खरा उतर सके। आपके पास कोई मैटर ही नहीं है। और एग्रीकल्चर का तो थोड़ा सा बहुत बुरा हाल है, थोड़ा सा नहीं बहुत बुरा हाल है, कहीं कोई मैटर नहीं है। और बहुत अच्छे अच्छे राइटर है। मैं एक यहाँ देखिए बुक का किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा, एनआर सुंडा नाम से एक बुक आती है जी, बहुत अच्छे राइटर है और पूरा भारत देश इंडिया पूरा फॉलो करता है उनको, और इंडिया के बेस्ट सेलर में से एक आते हैं। क्या वो भी गलत लिखा रहे हैं, वो गलत पढ़ा रहे हैं, या तो वो गलत लिख रहे हैं, पूरा जो इंडिया है उनको फॉलो कर रहा है, या ये गलत है या आप गलत हो। अब फैसला आपके हाथ में है, तो क्या सही है और क्या गलत है, फैसला आप कीजिए इस चीज का। यूनिवर्सिटी से ये मेरा सवाल है जी। अब देखो भाई, ये है 40 से 50, तो 40 यहाँ तो 60 दे रखा है, तो 40 से 50 वाला कौन सा बैठता है? ये देखिए, ये बैठता है। फिर तो 40 से 50 वाला कौन सा बैठता है? ये बैठता है फिर तो आंसर। आप क्या दे रहे हो? 60, बिल्कुल। चलो मान लेते हैं, आप ये भी मान लिए। अब ये कह रहा है श्वसन दर कितनी होनी चाहिए, तो देखो भाई श्वसन दर यहाँ 10 मिनट मान रखिए प्रति मिनट, और यहाँ देखिए इस कॉलम में गोवंशी की श्वसन दर कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 होनी चाहिए। तो इसके इर्द गिर्द आंसर कौन सा बैठता है? ये बैठता है। कहां पारदर्शिता है आपकी, बताइए। अब एक बात बताइए, किसी पशु की श्वसन दर इतनी कम होगी क्या? मर जाएगा इस पे तो। भी आप सामान्य देखते हो 20 से 25, यहां तो दम घुटने वाली बात होगी उसके। और जो आपकी यूनिवर्सिटी मान रही है वो क्या मान रही है? ये मान रही है। तो ये बात तो गले नहीं उतर रही, स्टूडेंट के नहीं उतर रही, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके भी नहीं उतर रही, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं कहीं ना कहीं उनके भी ये डाउट है, बिल्कुल है जी डाउट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कहीं ना कहीं ये स्टिक बैठता है, सी वाला स्टिक बैठता है। उसने नहीं माना जी, नहीं माना तो या तो इस क्वेश्चन को डिलीट करे या बच्चों को बोनस दे, या जैसा भी फैसला हो वो बच्चों के हित में ही होना चाहिए। सीधी सी बात ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ बच्चे थोड़ा सा बैक कीजिए, एक बार टेक्निकली इसको बैक कीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन पे आप रीट लगा सकते हो जी, बिल्कुल फुल डाउटफुल है ये क्वेश्चन, फुल डाउटफुल है, कोई नो डाउट। आप बेझिझक होके इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो उठाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पशु से पूर्ण दुग्ध दोहन प्रक्रिया पूर्ण करने में कितना समय लगता है जी? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था जी। ये पूछ रहा है सीधा सा सिंपल भाषा में बात करें कि गाय भैंस का जब अपने दुग्ध दोहन करते हैं तो कितनी मिनट में दुग्ध दोहन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कितनी मिनट में आपकी दुग्ध दोहन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए? स्टूडेंट अपने पढ़ते हैं 5 से 7 मिनट में, क्योंकि 5 से 7 मिनट में क्या है कि आपका जो ऑक्सोटॉक्सिन का प्रभाव रहता है वो 5 से 7 मिनट के बीच में रहता है। अब फंसा कैसे लिया? भी दोनों ही दे दिए, यहाँ दोनों ही दे दिए, दोनों ही दे दिए। तो देखिए भी अपने अगर ऑल ओवर ही बात करें तो जो कम रेंज होती है उसको अपने प्रिफर करते हैं, यानी कि प्राथमिकता किसको देते हैं? जो कम रेंज का है उसको देते हैं, ज्यादा वाले रेंज को नहीं देते हैं। तो राइट आंसर इसका आपने यही मान के चले थे भी ये मान सकता है वो। अब आंसर किया है तो थोड़ा सा झटका लगा। झटका कैसे लगा? अब आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो क्या मान रही है? यूनिवर्सिटी बोली जी हम तो 7 मिनट मानेंगे। 7 मिनट कैसे मानोगी? आपकी जो 11th की बुक है आरबीएससी की, वो देखिए जी, पेज नंबर 161 नंबर, 161 नंबर पेज पर देखो आप जाके, अन्य महत्वपूर्ण, जहां चैप्टर खत्म होता है अदर इंपोर्टेंट पॉइंट वाला पॉइंट देखिए आप 2 नंबर का, ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, दुग्ध दोहन कार्य शीघ्र औसतन 5 मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए। क्या ये गलत है? फिर बुक छापने वाला ही गलत है। आपकी बात मान लेते हैं, फिर ये बुक गलत है, पढ़ें कि आप मैटर प्रोवाइड करवाओ फिर हमें, बच्चों को जो मैटर है वो आप प्रोवाइड करवाइए। भी हम एग्जाम ले रहे हैं तो इसके अंदर से एग्जाम लेंगे, आप यही पढ़ के आइए। ये गलत है, फिर बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, वो अंधेरे में पढ़ रहे हैं, फिर इसका मतलब। ठीक है, तो बच्चों से मेरी यही गुजारिश है कि इस क्वेश्चन पे भी आप जो ऑब्जेक्शन है वो उठाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। या तो ये माने या इसको डिलीट करे, या सबको इसका जो लाभ है वो मिले, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। अब लगभग क्या मान रहे थे इसका आपका 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मान रहे थे कि खरबूजे के बीज अंकुरण के लिए इतना तापमान बेस्ट रहता है। अब आंसर की आई तो उसमें माना है 27 से 30 डिग्री, बिल्कुल सही है, इस पे नो डाउट है। ये तो आपको डाउट क्लियर करने के लिए किया है,
मैंने एक दो बुक देखी है जो ओलेरी कल्चर की बुक है, जिसमें खरबूजा बड़े अच्छे से दिया हुआ है। उसमें बड़ी स्पष्ट लाइन लिख रखी है कि खरबूजे के अंकुरण के लिए 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर यही होगा जी, इसका राइट आंसर यही होगा 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक नया क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है। देखो भी ये किसी भी नोट्स में किसी भी बुक में नहीं है और ना ही नेट वेट पे आपके दिखा रहा है। हमने सर्च करके देख लिया, बहुत सारी बुक्स निकाल ली, जो आपके LAC डिपार्टमेंट है या जो पशुपालन विभाग है उनसे भी थोड़ा बहुत, जो आदमी हमारे संपर्क में है, डॉक्टर लोग संपर्क में, उनसे भी हमने कंसल्ट किया, तो वो भी थोड़ा सा सटीक आंसर नहीं दे पाए। तो यूनिवर्सिटी ने मेरे हिसाब से तो खुद के तरफ से ये क्वेश्चन बना के दे दिया भी, कौन सी भेड़ जो है, भेड़ की नस्ल भारत की सरताज कहलाती है, सरताज कहलाती है, क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर उन्होंने क्या माना है, लोही माना है। तो ये तो उन्हीं पे डिपेंड है जी, उन्होंने कहा नया क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो मैं जो उन्होंने सही माना है वही राइट है जी। अब बात ये आती है कि ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है डाउटफुल, ये डाउटफुल क्यों डालते हैं लोग? पूछने वाला हूं उनसे भी, बच्चा आप 11th 12th का जो सिलेबस दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप पूछिए, और आप में और जो आपका ICR का या CUT का एग्जाम लगेगा सेम क्वेश्चन दे दे तो उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा। बच्चा पढ़े कहां से? कोई तो ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए इनके लिए। और अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया गया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और कई बार बच्चे और जो टीचर है उनके बीच में भी ऐसा पेच फंसा रहता है कि सर उस बुक में ये लिखा हुआ है, आप ये पढ़ा रहे हो भी। यार स्टूडेंट को समझाने वाला हो, चलो वो तो बच्चे हैं भी, कहीं से तो टीचर भी पढ़ के आया है, और आप ऐसी क्यों गाइडलाइन नहीं दे रहे कि हाँ ये डाटा है जो यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है एग्रीकल्चर में, कभी मैंने नहीं देखा कि नीट के पेपर में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन लगा हो, कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ हो। क्यों नहीं? उसमें पारदर्शिता है, NCERT लागू है। इसमें NCERT का कोई रूल ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो NCERT है ही नहीं, इसकी RBC बुक चलती है। बाकी नोट्स पढ़ो, बाकी नोट्स पढ़ो जो मार्केट में चल रहे हैं, लोग बना रहे हैं, किताबें पढ़ो, है ना, उनकी दुकानदारी बढ़िया चल रही है भाई, और कोई मैटर ही नहीं है आपका। कभी नीट में ऐसा नहीं हुआ। मैं तारीफ करूंगा NTA की, या जो नीट का जो सिलेबस है इतना स्टिक है, कभी भी इनमें ऑब्जेक्शन नहीं उठता है, उठता है तो बहुत माइनर, या आपको लैंग्वेज की वजह से उठता है, बाकी ऐसा डाउट कभी नहीं आता है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि इन तीनों क्वेश्चनों पे आप ऑब्जेक्शन उठाइए, आपको लाभ मिल सके। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, ये आपको मोटा मोटा मैंने जो डाउट है वो क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि अपने संस्थान में जेट और CUT 2023 या 24 के जो बैच है वो शुरू होने जा रहे हैं। कब से शुरू होने जा रहे हैं? देखो भी, ये 21 जून से अपने बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट? 21 जून को स्टार्ट हो रहा है, और अपने 11th प्लस 12th फाउंडेशन भी करवाते हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8130138939 पे कभी भी कॉल कर सकते हो, आपकी पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये जो जानकारी है मैंने आपको बताई है, और एक थोड़ा सा ऑफर हो रहा है, इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखो भी, जिन स्टूडेंट के जो या आपके साइंस बैकग्राउंड से हैं, एजी नहीं, साइंस बैकग्राउंड से अगर 90% से अधिक है, जो बच्चे जेट और CUT की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पूरी साल भर ऑफलाइन उनको कोचिंग करवाई जाएगी हमारे संस्थान में। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जानकारी कैसी लगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज का फायदा मिल सके। धन्यवाद।